और जोशीमठ आपदा में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। एनटीपीसी के असहयोग की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। शुरुआती दौर में अंदर फंसे लोगों की सही लोकेशन एनटीपीसी ने नहीं शेयर किया। एनटीपीसी ने एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमों के साथ लोकेशन शेयर नहीं किया। टनल का मुख्य नक्शा भी एनडीआरएफ को समय से नहीं सौंपा गया। अगर टनल का नक्शा सही समय पर मिलता तो रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा आसान होता। बता दें 7वें दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन यहां एनटीपीसी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एनडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीम को 3 दिन बाद जानकारी मिली, ये बड़ी जानकारी उन्हें मिली। बता दें मुख्य टनल 200 से 300 मीटर नीचे है जहां लोग फंसे हुए हैं। अब टनल से नीचे लोकेशन लेने के लिए ड्रिलिंग किया जा रहा है, ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जोशीमठ आपदा में सूत्रों के हवाले से। ये खबर एनटीपीसी के असहयोग की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। तो टनल का मुख्य और सही नक्शा नहीं दिया गया टाइम पर। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे जानेंगे। ब्रजेश, ये जो एनटीपीसी के असहयोग की वजह से देरी हो रही है, सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है, इसकी क्या सच्चाई है और क्या कुछ इस वक्त वहां पर हो रहा है? ब्रजेश, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा एनटीपीसी तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी ने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। एनटीपीसी को बेहतर तरीके से मालूम है कि ये टनल में कहां कहां से अंदर दाखिल हुआ जा सकता है और कौन से ऐसे जो है दरवाजे हैं या किस जगह से आसानी से दाखिल होकर के रेस्क्यू किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात यह कि रविवार को ये पूरी आपदा आई और उसके बाद आईटीबीपी, एनडीआरएफ और सेना ने इसका मोर्चा संभाल लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस टनल से अंदर एंट्री करनी थी वो 180 मीटर टनल, उसका मलबा निकालने का काम शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती दौर में जो एनडीआरएफ तमाम रेस्क्यू एजेंसियों को यह जानकारी थी कि टनल आपको 180 मीटर अंदर जाएगी। उसके बाद कर्ब से अलग अलग 4 टनल हैं, जिसमें से एक बड़ी टनल है जिसमें लोग फंसे हुए हैं। 3 दिनों तक इसी तरीके से इसी मोड पर जो है एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों का जो ऑपरेशन था वो चलता रहा, मलबा निकालने का काम चलता रहा। 3 दिनों बाद जब ये पता चला, 3 दिन बाद, और लगातार ये नक्शा मांगा जाता रहा कि एक्चुअल इसका ब्लूप्रिंट क्या है, टनल किस किस तरीके से कर्व की गई है, कहां पर लोग फंसे हो सकते हैं, इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। वो तमाम तरह की बैठकें होती रही जी। बावजूद उसके एनटीपीसी की तरफ से क्लियर कट कोई जानकारी नहीं दी गई कि एग्जैक्ट किस जगह पर हो सकता है और वहां पर आसानी से कैसे पहुंचा जा सकता है। 3 दिन बाद एनडीआरएफ अब इस चीज को जो है उसमें पहुंची कि किसी तरह से इससे नीचे लगभग 200-300 मीटर नीचे एक बेस टनल है और उस बेस टनल के अंदर लोग फंसे हो सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाता हूं, आप जरा ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये आपका पूरी तरीके से जो तबाह हुआ डैम है, दरअसल आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बाहर से समझाने की कोशिश करते हैं और उसको देखिए, फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये आपको ये 3 टनल दिखाई दे रही है सामने, ये आपको जो 3 बड़ी टनल आपको दिखाई दे रही है, एक ये जो ऊंचा सा मलबा लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एक सबसे बड़ी टनल है। इसके नीचे, इसके लगभग 200-300 मीटर नीचे एक बेस टनल है जी। और उस बेस टनल में लोगों के फंसे होने की संभावना है। और अभी तक जो जाया गया, अंदर जाने की कोशिश हो रही है, वो दरअसल ये आपको जो लेयर दिखाई दे रही हैं, ये 1 2 3 4, ये जो आप 4 लेयर दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये इसके अंदर जो एक टनल है 180 मीटर, इस टनल को खोलने की भी कोशिश हो रही थी। इससे पहले एनडीआरएफ और सहित तमाम रेस्क्यू एजेंसियों को जानकारी थी कि इसी से लेफ्ट कर्व में टनल है जिसके अंदर घुसना है। लेकिन अब जाकर के एनडीआरएफ को यह पता लगा कि 11.5 मीटर नीचे जाने के बाद आपको एक टनल मिलेगी जो फिर बेहद लंबी टनल है। तो अब उसके लिए वर्टिकल ड्रिल किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार ड्रिलिंग का काम चल रहा है, लेकिन वो ड्रिलिंग का कार्य चूंकि इतना हार्ड वर्क है, कई जो ड्रिल रॉड है वो टूट गए। कल 11 मीटर के आसपास पहुंचा गया था और उसके बाद यह था कि बस अब कैमरों को, जो हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, वो उस बेस टनल में डालेंगे और उसके बाद वहां से लोकेशन लेने की कोशिश करेंगे, कितना मलबा है, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर ये जानकारी पहले से मिल गई होती कि बेस टनल में है, यार इसका मतलब जिस टनल को आप खोल रहे हो उस टनल से नीचे, काफी नीचे जाकर के दूसरी टनल का रास्ता है, तो कहीं से वर्टिकल ड्रिल किया जाता उससे पहले।
लेकिन वो जानकारी एनटीपीसी ने सही समय पर शेयर नहीं किया। लगातार प्रशासन, रेस्क्यू एजेंसी और एनटीपीसी के अधिकारियों के बीच बैठक होती रही, लेकिन जो एक्चुअल मैप था वो हैंडओवर नहीं किया गया। ब्रजेश, ऐसा अब जाकर के एक्चुअल मैप इनके पास आया है, इनको जानकारी आई, तब 3 दिनों से राइट ऑफ द डायरेक्शन में अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब वर्टिकल ड्रिल डाल करके कोशिश ये हो रही कि कैमरों के जरिए एक्चुअल लोकेशन का पता लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन और मिस कोऑर्डिनेशन जरूर देखने को मिला इस पूरे मामले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनटीपीसी के जीएम हैं, यहां पर जो प्रोजेक्ट के मेन हेड भी थे जो है, उनसे भी लगातार बातचीत की जाती रही। बावजूद इसके अभी तक उसमें कोई क्लियर कट जानकारी, कोई क्लियर कट जो है इंफॉर्मेशन आर.के. अहिरव जो इसके जीएम है प्रोजेक्ट के जो है एनटीपीसी के, उनके जरिए क्लियर कट उनको मैप हैंडओवर नहीं किया गया था। एनडीआरएफ के जो सोर्सेज से हमारी जानकारी आई, जो हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि सही समय पर हमको सही मैप हैंडओवर कर दिया जाता, सही सिचुएशन पता चल गई होती, तो हम शायद ज्यादा और मुस्तैदी के साथ और जल्दी हम एक्चुअल स्पॉट तक पहुंच सकते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी जरूर आई, लेकिन अब ओवरऑल अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम राइट ऑफ द डायरेक्शन में है, लेकिन अब लगातार जो दूसरे इक्विपमेंट हैं वो लाए जा रहे हैं और उनके जरिए वर्टिकल ड्रिल करके एक्चुअल लोकेशन लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी एक लंबा वक्त लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ना जाने क्यों एनटीपीसी एक्चुअल मैप एनडीआरएफ या फिर रेस्क्यू एजेंसियों का हैंडओवर उसने नहीं किया, जिसके कारण देरी हुई। लेकिन अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी उसमें एक लंबा वक्त लगने की संभावना है, क्योंकि अभी तो अब बेस टनल तक रेस्क्यू एजेंसियां पहुंची ही नहीं है। बेस टनल तक जब जानकारी मिलेगी फिर वहां तक जाने के लिए जद्दोजहद शुरू होगी। यानी जितनी जद्दोजहद आपने 180 मीटर टनल को साफ करने में लगाई, उसके बाद बेस टनल में पहुंचने में आपको लगभग उतना ही वक्त लगेगा। तो ऐसे में अभी इतनी जल्दी वहां फंसे हुए लोगों तक पहुंच पाएंगे इसकी संभावना बेहद कम है। हाँ, आज ये कोशिश की जा रही है, 11 मीटर तक ड्रिल करने के बाद रॉड टूट गई थी, तो अब कैमरा अंदर नहीं जा पा रहा है। अब नई मशीनें मंगाई गई हैं जो ड्रिल करेंगी और ड्रिल करने के बाद कैमरे को अंदर लेके जाएंगे ताकि एक्चुअल लोकेशन पता चल सके कि कहां पर लोग फंसे हैं और किस जगह पर एक्चुअल रेस्क्यू करना है। तो अब ये एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके बाद आगे का ऑपरेशन चलेगा। ब्रजेश, जिस तरीके से आपने एनटीपीसी की लापरवाही के बारे में बताया, अगर वक्त रहते शायद जो इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो मिल जाती तो आज शायद कुछ जानें बच सकती थी, क्योंकि लगातार 7 दिन हो गए हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद बहुत कम है कि कुछ जिंदगी अगर बची होंगी तो उम्मीद बहुत कम है, ना के ही बराबर उम्मीद है समझे। लेकिन यहाँ पर एनटीपीसी ने आखिर ऐसा क्यों किया और किन कारणों के चलते ये लापरवाही सामने अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया? ब्रजेश, देखिए, आधिकारिक तौर पर ना तो प्रशासन इस बात को स्वीकार रहा है और ना ही रेस्क्यू एजेंसियां, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज से हमारी जिला प्रशासन से भी बात हुई, उन्होंने भी इस बात को माना कि जो एक्चुअल मैप था एनटीपीसी को वो मैप तत्काल हैंडओवर करना चाहिए था, लेकिन वो हैंडओवर करने में एनटीपीसी द्वारा हीला हवाली की गई। एनडीआरएफ ने भी इस बात को माना कि एक्चुअल मैप हमारे पास 3-4 दिनों तक उपलब्ध था ही नहीं और अभी भी केवल वो ओरल लोकेशन हैंडओवर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो बता रहे हैं कि यहां से टनल है, यहां से आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये चीजें पहले दिन से अगर होती तो राइट ऑफ द डायरेक्शन ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा डिले हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि आपको पहले उस टनल के अंदर घुसना ही था, उस टनल का मलबा साफ करना ही था, लेकिन 180 मीटर जाने की अपेक्षा अगर आप 80 मीटर जाकर के वर्टिकल ड्रिल करते तो भी उस टनल के लोकेशन आपको मिल सकती थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जैक्ट जानकारी देना एनटीपीसी का काम है। बिल्कुल, बहुत ही ताजुब वाली बात है कि रोज मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही हैं और इतनी बड़ी आपदा आई और इस तरीके का असहयोग जब ऐसी टीम से मिलता है एनटीपीसी की तरफ से, ये असहयोग। और अभी भी आप बता रहे हैं कि ओरली समझा रहे हैं, मैप अगर सही वक्त पर दे देते तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऐसे में इनकी समझ से परे है लग रहा है सारी चीजें, क्योंकि जो सहयोग वक्त पर मिलना चाहिए था वो तो एनटीपीसी की तरफ से दिया नहीं गया और अभी भी माना भी नहीं जा रहा उनकी तरफ से। ब्रजेश, यही सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीपीसी का यह पूरा प्रोजेक्ट है, हाईली सिक्योर्ड पूरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं और उनका बाकायदा जो मैप होता है वो खुद एनटीपीसी चूंकि इसको लीड कर रहा है, इसी का अपना
ओन प्रोजेक्ट है, तो उसके पास एक एक लोकेशन होती है। प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है कि टनल में अगर कोई आपदा आती है तो इस टनल में इस जगह से एंट्री किया जा सकता है, अगर मेन डोर ब्लॉक हो जाता है तो कहां से एंट्री करें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो एनटीपीसी के पास है जी। आपको अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आप रेस्क्यू एजेंसियों के साथ शेयर करते तो शायद आप समय रहते जो है ब्रिजेश, एनटीपीसी के अगर अधिकारियों की हम बात करें, कुछ ना कुछ मिस कोऑर्डिनेशन तो है। ब्रिजेश, एनटीपीसी के अधिकारियों की बात करें तो उनका क्या कहना है सबको लेकर, क्योंकि असहयोग उनकी तरफ से हुआ है तो उनसे भी सवाल किए जाने चाहिए। ब्रिजेश, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो एनटीपीसी के अधिकारी कोई इस पर बोलने को तैयार है। हमने एनटीपीसी के अधिकारियों से भी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन कोई इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। सबका कहना है कि राइट ऑफ द डायरेक्शन जा रहा है रेस्क्यू जो है, और इसी तरीके से रेस्क्यू आगे बढ़ता है। दूसरी बात, ना तो एनडीआरएफ के ऑफिशियल सोर्स इसको ऑफिशियली कहने को तैयार है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब इससे कोई बहुत ज्यादा अब जो है मतलब नहीं है, सरोकार नहीं है। अब तो फोकस सिर्फ इस बात को लेकर के है कि जल्द से जल्द बेस टनल पे पहुंचा जाए और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि ऑफिशियली ये फॉल्ट है, इंटरनल ये खबर बिल्कुल कंफर्म है कि वहां पर फॉल्ट हुई है, लेकिन अब उस फॉल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। बिल्कुल, क्योंकि एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर वक्त रहते वो अपनी गलती मान ले और आगे से इस तरीके की लापरवाही सामने ना आए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की टीम की, एक जिम्मेदार टीम है और इनकी तरफ से अगर वक्त रहते सहयोग मिलता है तो आज जो परिजन वहां रो रहे हैं और जो 30 से 35 लोग टनल में फंसे हुए बताए जा रहे हैं, शायद उनमें से एक आध जिंदगी बच जाती। लेकिन इस तरीके से कोई भी तस्वीरें सामने नहीं आई, इस तरीके से कोई भी सहयोग नहीं मिल पाया और ऊपर से अब ये अधिकारी बात करने को भी तैयार नहीं, जवाब भी देने को तैयार नहीं है। ये लापरवाही तो साफ जाहिर हो रही है। ब्रजेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं तो इसमें खामी है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एनटीपीसी ने पहले दिन से, देखिए सबसे बड़ी बात यह है एनटीपीसी के पास अपनी रेस्क्यू यूनिट्स होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी इसके साथ अगर कोऑर्डिनेट करते तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया जा सकता था, लेकिन उस तरीके का कोऑर्डिनेशन बेहतर देखने को नहीं मिला जो है, तो वो कहीं ना कहीं कमी। अब जा करके वो एक्शन प्लान अब वो तेजी देखने को मिल रही है। अब एनटीपीसी भी इस पर सपोर्ट कर रहा है एनडीआरएफ को, अब चूंकि वहां से आईटीबीपी और जो है इसके साथ ही सेना दोनों को अभी फिलहाल जो है होल्ड पर रखा गया है, स्टैंड बाई पर रखा गया। अब एनडीआरएफ ने इस पूरे तपोवन टनल में ऑपरेशन की, रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली है, तो अब एनडीआरएफ लगातार कोशिश कर रहा है कि अंदर दाखिल हुआ जाए, अंदर दाखिल होने के बाद इसकी लोकेशन ली जाए कि आखिर कैसे जो है अब बेस टनल तक पहुंचा जाए, बेस टनल की लोकेशन ली जाए। तो फिलहाल लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश लगातार जारी है। अगर भाई हम परिजनों की बात करें, क्योंकि एनटीपीसी की तरफ से तो लापरवाही सामने आ गई और वो उस लापरवाही को छिपाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ कह रहे हैं कि अब रेस्क्यू पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर हम वहां जो मौजूद परिजन है उनकी क्या स्थिति है? ब्रजेश, कोमल, देखिए सबसे बड़ी बात है, कल दर्जनों की तादाद में जो परिजन आए थे जिनके जो है अपने मिसिंग हैं, उन लोगों ने कल एनटीपीसी के अधिकारियों का घेराव भी किया था, एसडीएम को भी घेराव किया था और उसके बाद जमकर के एनटीपीसी के अधिकारियों को लताड़ लगाई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि रविवार को आखिर एनटीपीसी का प्लांट क्यों चल रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर प्लांट चल रहा था और कोई भी बड़ा अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद क्यों नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एनटीपीसी के अधिकारी उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम लोगों ने 170 लोगों को खोया है, हमें भी इस बात का दर्द है, लेकिन परिजनों का साफ तौर पर आरोप था कि एनटीपीसी अभी भी हमारे जो अपने परिजन हैं, जो अभी गुमशुदा हैं, जो अभी गायब हुए हैं, उनको खोजने में दिलचस्पी नहीं जता रहा है। तो ये परिजनों का भी लगातार आरोप था। परिजन बार बार कह रहे हैं कि एनटीपीसी उस तरीके से सीरियस नहीं है अपने वर्कर्स को, अपने कर्मचारियों को ढूंढने में जिस लेवल पर होना चाहिए था, उसका फोकस इसको लेकर के नहीं। तो कल हंगामा भी इस बात को हुआ, एसडीएम और एनटीपीसी के अधिकारियों का घेराव भी जो है परिजनों ने किया था और खासा आक्रोश देखा गया था। किसी तरीके से समझा बुझा करके उनको सीआईएसएफ ने और जिला प्रशासन ने शांत कराया, तब जाके स्थितियां काबू में आई। तो अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 7 दिन हो चुका, अभी तक ना तो जिंदा का ही कोई जो है सुराग लगा, और सबसे बड़ी बात है अब तो सबको एक चीज मालूम है कि अब जीवित कोई वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम उन्हें उनके परिजनों के शव ही मिल जाए, तो अब उसको लेकर के परिजन अधीर हो रहे हैं।
तो अब अधीरता बढ़ती जा रही है और इसीलिए अब आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लगातार जिला प्रशासन इस चुनौतियों से जूझ रहा है कि परिजनों को समझाना, उनको जो है किसी तरीके से मैनेज करना, वो भी एक बड़ी चुनौती हो रही है। एनटीपीसी कल अधिकारियों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन खासे आक्रोशित थे और उन्होंने जो है पूरी तरीके से एनटीपीसी को इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार माना और साफ तौर पर कहा कि एनटीपीसी अगर चाहता तो समय पर रेस्क्यू करवा सकता था और कुछ लोगों को बचा सकता था। पहुंचाने के लिए